हेलो। अरे, अगर आप जगह हैं तो रिस्पॉन्स दीजिए प्लीज। गुड इवनिंग डियर। और केशव, रमेश। शुरू किया जाए कि थोड़ी देर वेट कर लिया जाए? 4-2 हुआ है, 4-5 पे शुरू किया जाए। कुछ बच्चे आए हैं, कुछ बच्चे और आ जाए। चलिए तब तक आपस की बातें हो जाएं। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? हेलो। कोविड में बचे हैं ना सब कोई? बिल्कुल बचे रहिए और अपने परिवार को बचाए रहिए, है ना। सबसे बड़ी यही एक जिम्मेदारी है हम लोगों के ऊपर अभी, खासकर फिजिकल एजुकेशन के ऊपर तो और भी, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन न दवा पे डिपेंड है ना दुआ पे डिपेंड है। फिजिकल एजुकेशन बस अपने वर्क पे डिपेंड है ना। हाँ या ना? बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। रोशन, रमेश, केशव, माइक ऑफ करके बैठे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं फिर। हमने पिछली क्लास में बताया था कि रिसर्च क्या है, रिसर्च किसे कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च के बारे में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। तो थोड़ा सा फीडबैक मुझे दे दीजिए कि रिसर्च क्या है, रिसर्च कहते किसको हैं, ये बता दीजिए। कोई भी एक जने, कोई भी, बॉयज गर्ल्स कोई भी, रिसर्च कहते किसे हैं बता दीजिए। रिसर्च क्या होता है ये बता दीजिए, अपने शब्दों में बता दीजिए। आप मुझे समझा दीजिए अपने शब्दों में, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बताइए। केशव, रमेश बताइए। राकेश, नहीं समझ में आई हो तो मैं फिर बताऊंगा। किसी को नहीं पता? आवाज जा रही है मेरी? आवाज जा रही है मेरी आप लोग तक? फिर बताइए ना, क्या दिक्कत? हाँ, अच्छा ठीक है। और कोई बताएगा? ठीक है। और कोई बताएगा? चलिए। रिसर्च ट्रूथ की खोज करता है, आपने बताया। जो वो सही बताया। एक चीज आपने जो सबसे पहले बोला था कि रिसर्च क्या करता है, क्या बोला था आपने? ज्ञान की खोज करना। लेकिन रिसर्च ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यह बताता है कि सिस्टमेटिक खोज करना। समझ में आया? ट्रूथ की खोज करता है, सिस्टमेटिक खोज करता है, सीक्वेंस से खोजा जाता है रिसर्च। रिसर्च का यह काम होता है। ठीक है, आवाज आ रही है? शुरू करें। अब ये बताइए हमको कि रिसर्च का फिजिकल एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है? कोई बताएगा कि रिसर्च फिजिकल एजुकेशन में क्यों किया जाता है? बढ़िया। और कोई बताए? ठीक है, ठीक है, बढ़िया। और कोई बताए? नितिन, अजय। बिल्कुल बिल्कुल। यस यस, राइट। बिल्कुल राइट। रविंद्र बताइए।
चलिए, रिसर्च का इम्पोर्टेंस फिजिकल एजुकेशन में इसलिए है क्योंकि हर एक क्षण पे रिसर्च की जरूरत पड़ती है। मेरी आवाज डबल डबल जा रही है क्या? फिर से कनेक्ट किया जाए क्या, डिस्कनेक्ट करके? हेलो हेलो, मैं डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट होता हूँ। चलिए, रिसर्च का इम्पोर्टेंस मैं बताना जा रहा था कि रिसर्च का फिजिकल एजुकेशन में क्या इम्पोर्टेंस है। हर एक कदम पे फिजिकल एजुकेशन में रिसर्च की इम्पोर्टेंस है, हर एक कदम पे। जैसे अगर किसी की तुलना करनी है तो हम बिना रिसर्च के कर पाएंगे क्या? बताइए, हाँ या ना? कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक लड़के का परफॉर्मेंस कुछ और होगा और दूसरे लड़के का परफॉर्मेंस कुछ और होगा। तो उसको टैली करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी, इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी, और वो सब रिसर्च के अंदर आएगा। वो सब अगर रिसर्च पढ़ेंगे तो आएगा हमें। एक किसके बीच हम आपस में तुलना करने के लिए, ठीक है, सीक्वेंस जो मेथोडोलॉजी उसमें लगवाएंगे तुलना करने के लिए, उसमें भी रिसर्च की जरूरत होगी, स्टैट की जरूरत होगी, ठीक है। आकलन करने के लिए भी हमें स्टैट की जरूरत होगी। दोनों की परफॉर्मेंस कब क्या थी उसको भी देखने के लिए हमें रिसर्च की जरूरत पड़ती है। रिसर्च के साथ साथ स्टैट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, समझ में आई या नहीं? हाँ या ना? समझ में आई। और परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए भी रिसर्च की जरूरत पड़ेगी। समय समय पर उस इक्विपमेंट का प्रयोग करेंगे, उस मेथोडोलॉजी का प्रयोग करेंगे, उस मोटिवेशन का प्रयोग करेंगे साइकोलॉजिकल रूप से। तो हम रिसर्च के द्वारा जो हमें ज्ञात होता है उसके आधार पर हम फाइंडिंग लेके ही बच्चों के ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि स्कोप, रिसर्च का स्कोप क्या क्या हो सकता है। ठीक है, स्कोप ऑफ रिसर्च, तो उसके अंदर हम चलते हैं तो देखेंगे कि साइंटिफिक नॉलेज। स्कोप ऑफ रिसर्च में पहला आता है साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है। दूसरा आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च, ठीक है। तीसरा आता है रिसर्च प्रॉब्लम। चौथा आता है रिसर्च हाइपोथेसिस। पांचवा आता है रिसर्च टेक्नोलॉजी, ठीक है। रिसर्च टेक्नोलॉजी हो गया, उसके बाद एक मिनट, रिसर्च टेक्नोलॉजी हो गई, उसके बाद डाटा कलेक्शन, उसके बाद एनालाइज्ड एंड इंटरप्रिटेशन, उसके बाद राइटिंग एंड रिसर्च रिपोर्ट। आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो बता दें मुझे, मैं रिपीट कर देता हूं। रिपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? राइट कर रहे हैं या नहीं ये बता दीजिए, हाँ या ना, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, स्कोप ऑफ रिसर्च के अंदर आएगा साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है। स्कोप ऑफ रिसर्च के अंदर आते हैं साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च, रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है। साइंटिफिक नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च, research problem, fourth one research hypothesis, fifth research methodology, sixth one research technology, seventh data collection, eighth analyze and interpretation, number 9 writing a research report। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब साइंटिफिक नॉलेज से आप लोग क्या समझते हैं? साइंटिफिक नॉलेज होता क्या है ये बता पाएंगे? साइंटिफिक नॉलेज
चलिए, साइंटिफिक नॉलेज अगर नहीं बता पाएंगे तो ऑथेंटिक नॉलेज का मतलब समझ रहे हैं आप लोग या नहीं, ये बताइए। ऑथेंटिक का मतलब समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट बोल रहे हो, बोलिए बोलिए, चुप आधे मत कीजिए, पूरा बोलिए आप लोग, पूरा कीजिए बाबू। हाँ, पूरा कीजिए। ठीक। बिना बेस बिना बेस के बिना बेस के वो चीज कहीं ना गई हो, है ना? यही कह सकते हैं ना कि वो एक रिसर्च बेस्ड हो, किसी के द्वारा बताया गया हो, वो साइंटिफिक रूप से प्रूफ हो, यही ना साइंटिफिक नॉलेज कहेंगे। हेलो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। बढ़िया। तो मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि साइंटिफिक नॉलेज किसी भी वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा जो नॉलेज, आप म्यूट कर लें जरा, अजय म्यूट कर लें। साइंटिफिक नॉलेज द्वारा जो हमें जानकारी दी जाती है, वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा जो हमें जानकारी दी जाती है, वो साइंटिफिक नॉलेज के अंदर आता है, जो किसी बेस के ऊपर दिया जाता है आपको। तो साइंटिफिक नॉलेज के अंदर जो आता है, वो आता है कस्टम एंड ट्रेडिशन, पहला साइंटिफिक नॉलेज के अंदर। ठीक है, कस्टम एंड ट्रेडिशन। ठीक है, दूसरा ऑथेंटिक, तीसरा पर्सनल एक्सपीरियंस, चौथा रीजनिंग, पांचवा सिस्टमेटिक, हेलो, सीक्वेंस, सिस्टमेटिक सीक्वेंस, पांचवा। नोट हो गया? कस्टम एंड ट्रेडिशन साइंटिफिक नॉलेज के अंदर हम आएंगे, उसमें लिखते हैं। कस्टम एंड ट्रेडिशन, दूसरा ऑथेंटिक, तीसरा पर्सनल एक्सपीरियंस, चौथा रीजनिंग, पांचवा सिस्टमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, चलिए, हम पहला जो आ रहा है साइंटिफिक नॉलेज के अंदर, पहला आ रहा है कस्टम एंड ट्रेडिशन। उससे क्या समझते हैं आप लोग, कोई बता सकते हैं? फिर मैं आगे बढ़ूं, या नहीं बता सकते हैं? कस्टम एंड ट्रेडिशन का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का वे ऑफ थिंकिंग क्या है, स्टाइल ऑफ लिविंग क्या है, कैसा है। ठीक है, ये केस स्टडी के ऊपर हमको ये काम आता है। अगर किसी व्यक्ति का केस स्टडी करते हैं तो उसकी वे ऑफ थिंकिंग के बारे में मुझे जानने का मौका मिलता है। स्टाइल लिविंग, उसकी किस तरीके की स्टाइल है, किस तरीके से वो रहता है, किस तरीके से वो अपने आप को दुनिया से अलग रख के, अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऊपर जाता है तो वो दुनिया से अपने आप को अलग रखता है, अपने आप में कुछ ऐसी क्वालिटी
वो जनरेट करता है कि वो लोगों से हट के चलता है और वो ऊपर जाता है। उस चीज पर कोई भी रिसर्च स्कॉलर, जैसे हम अभी देख लें सचिन तेंदुलकर को देख लेते हैं, तो कोई भी रिसर्च स्कॉलर उसके पास इसलिए जाता है कि वो सारे बैट्समैन से, सारे प्लेयर से अपने आप को अलग रखता है और ऊपर तक गया है। उसमें कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होगी। स्टाइल, उसकी बैटिंग की स्टाइल, उसकी कैच की स्टाइल, उसकी फिटनेस का क्या है, इस तरीके से उसकी वे ऑफ थिंकिंग क्या है, हर बॉल के ऊपर किस तरीके से वो सोचता है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। वो किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, इसके बारे में भी, उनके कौन कौन से दोस्त हैं, किस प्रकार के दोस्त हैं, इन सब चीजों के ऊपर भी वो काम करता है। समझ में आया क्या है? रिस्पॉन्स प्लीज, यस या नो। ठीक है, समझ में आ गया। पहला आ गया कस्टम एंड ट्रेडिशन, वे ऑफ थिंकिंग क्या होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का, जिस व्यक्ति के ऊपर आप रिसर्च करने जाते हो। स्टाइल क्या होनी चाहिए, उस किस तरीके से वो अपना स्टाइल रखता है। ठीक है, उसकी हर एक चीज को आप एक साइकोलॉजिकल किस रूप से वो सोचता है किसी भी व्यक्ति के बारे में, और उसका जो डाटा तैयार करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, इन सब चीजों पर ध्यान देना होता है। सारी चीजों पे ध्यान देनी होती है। उसकी सोसाइटी किस तरीके के हैं, उसके फ्रेंड्स क्या हैं, कैसे हैं, किस वो कहाँ कहाँ जाता है आता है, इसके अंदर इसको मेंशन किया जाता है। ठीक है। अब ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब है कि वो किस किस चीज को ऑथेंटिक मानता है। जिसके ऊपर आप जाओगे नॉलेज लेना है, जिसके बारे में या किसी भी चीज के बारे में ऑथेंटिक क्या है, वो किस किस चीज को ऑथेंटिक रूप से मानता है, वो किस किस चीज को अपना ऑथेंटिक है, कि इस चीज को वो ऑथेंटिक मानता है, तो उस चीज को आप भी मान के चलोगे। वो क्यों माना, कैसे माना, किसी न किसी लॉजिक के ऊपर माना, इसके बारे में भी ऑथेंटिक ही एक ऐसी चीज है जो आपको यह ज्ञान देगी कि ऑथेंटिक, ये इन्होंने इस चीज को ऑथेंटिक कहा है तो क्यों कहा है, इसके बारे में भी आपको वहां पढ़ने के लिए मिलेगा। वहां आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको उसके बारे में आपको जानकारी लेनी होगी। फिर आप किस चीज को ऑथेंटिक मानते हो, किसी चीज को ऑथेंटिक मान के ही आप कोई काम करते हो ना। जैसे आपके ऑथेंटिक, जो आपको जन्म दिया वो आपके ऑथेंटिक है ना, पापा है ना, पापा है तो ऑथेंटिक है, तो आप उनको ऑथेंटिक मानते हो ना, तब तो। यस या नो, रिप्लाई तो दीजिए। ऑथेंटिक का मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है, ऑथेंटिक का मतलब समझ में आ रहा है। बढ़िया है। थोड़ा सा रिस्पॉन्स दीजिएगा तो अच्छा रहेगा क्लास में। वो ऑथेंटिक किस किस चीज को आप बेस्ड बनाता है। ऑथेंटिक का मतलब यही है कि वो किस तरीके से अपने आप को बेस बना रहा है, उस तरीके से आपको भी अपना अगर कुछ करना है तो आपको बेस आप किस किस चीजों को तैयार करते हैं। जैसे मेरा रिसर्च है आयुर्वेद में दवाओं के ऊपर, तो दवा में भी मैं किस दवा के ऊपर अपना ऑथेंटिक जा रहा हूं, वो मुझे किससे प्राप्त होगा ज्ञान, वो मुझे डॉक्टर से मिलेगा। ठीक है, डॉक्टर के द्वारा मुझे वो जानकारी लेनी होगी, डॉक्टर के पास मुझे जाना होगा, उनके साथ बैठना होगा, मुझे जानकारी लेगी, तभी तो हम उसको ऑथेंटिक मानेंगे ना। या मैं जिसके पास जाऊंगा तभी तो मैं उसको ऑथेंटिक बता पाऊंगा ना। यस या नो, बताइए। मुझे केमिकल केमिकल रिलेटेड मुझे रिसर्च करनी है, तो एक केमिकल कमिटी होती है रिसर्च में, एक केमिकल कमिटी नहीं, उसका मैं नाम मिस कर रहा हूं। जो केमिकल के अंदर काम करते हैं, जो दवाओं के ऊपर काम करते हैं, तो एक कमिटी होती है, मैं उसका नाम मिस कर रहा हूं, मैं अभी बता दूंगा। रिसर्च क्लिनिकल, मैं मिस कर रहा हूँ, अभी बता दूंगा फिर आपको। ठीक है, उस कमिटी से आपको बजाते एक लेटर प्रूफ लेना होता है। अगर आप रिसर्च आगे करने के लिए किसी के भी पास जाते हैं तो वो आपके पास प्रूफ होता है कि ये देखिए मैं ऑथेंटिक, इनसे मैं अपना दवाओं का यूज के लिए मैंने परमिशन लिया है, उसके बाद ही मैं रिसर्च के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया ऑथेंटिक का मतलब यहाँ पे? ठीक है, अब चलते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर कि पर्सनल एक्सपीरियंस होता क्या है। ठीक है,
अब ये बताइए कि पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ समझ सकते हैं आप? कुछ समझ रहे हो तो बताइए कि पर्सनल लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। और क्या, और कोई बताइए, जो लोग भी हैं बताइए। अजय, ठीक है, मैं बताता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस होता क्या है। जब आप छोटे होते हैं, आप छोटे से जब बड़े हो जाते हैं तो आप अपने छोटे को वॉच करते हैं ना, कि वो नटखट है, वो बहुत बदमाशी करता है, अरे यार ये पढ़ेगा नहीं, ऐसा बोलते हैं ना कि नहीं बोलते हैं आप? यस या नो? बोलते हैं ना, सब लोग बोलते हैं कि ये बच्चा पढ़ेगा नहीं, ये बहुत बदमाश है। तो वो जो शब्द निकल के आता है वो कहाँ से आता है? वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आता है। आप वो देख के वॉच किए रहते हैं बच्चों को, या कोई खिलाड़ी आता है आपके सामने नया, आप उसको पहले वॉच करते हैं, कुछ दिन तक वॉच करने के बाद आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ये बताता है कि ये बॉलिंग अच्छा करेगा, ये इन स्विंग अच्छा फेंकेगा, ये आउट स्विंग अच्छा फेंकेगा। पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बताते हो ना, उसमें कोई टेक्नोलॉजी लगती है? ये बताओ, यस या नो? ठीक है। तो यही चीज है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसमें काम आता है। पर्सनल एक्सपीरियंस में समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपके अनुभवों को यहाँ पे दर्शाया जाता है। कुछ दिन तक आप वॉच करते हैं, वॉच करने के बाद आपको जो प्राप्त होता है वो भी एक रिसर्च के अंदर ही आता है। आप किसी खिलाड़ी को वॉच करते हो, अपने बच्चे को वॉच करते हो, किसी टीचर को वॉच करते हो, सब इसके अंदर आएगा पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर, कि आपका एक्सपीरियंस उसके ऊपर क्या कहता है, आप क्या कहते हो, कैसे कहते हो, किस रूप में। अब आप देख रहे हो कि बहुत दिन से देख रहे हो कि वो बॉलर इन स्विंग अच्छा डाल रहा है, 3 महीने 4 महीने से अच्छा डाल रहा है, और उस पिच पर जहां पे जानी है आपको टीम लेके खेलने के लिए, बॉल इन स्विंग ज्यादा होती है, तो क्या करोगे? अपनी पर्सनल अनुभव के आधार पर ही उस खिलाड़ी को लेके जाओगे ना, है ना? तो उस खिलाड़ी को ले जाने पे वहां पर्सनल एक्सपीरियंस ही आपका काम आता है, ये ध्यान रखिएगा। पर्सनल एक्सपीरियंस समझ में आ गया? तो हम आगे बढ़े। अब रीजनिंग, रीजनिंग क्या होता है? रीजनिंग ये होता है कि बच्चों की माइंड को पढ़ना। अब हम बताते हैं, एक छोटी सी रीजनिंग बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, तार्किक क्षमता को आंकना, ये चीज जो होती है, जो तार्किक क्षमता को आंकने की क्वालिटी जो होती है, वो बच्चों के अंदर में देखनी होती है ना। वो कैसे देखते हैं? हम लोग रिटेन में 2 4 गैप कर दिए, फिर 8 लिख दिए, फिर बीच में कौन सा संख्या आएगा? 6 आएगी ना, 6 आएगी ना। तो जो बच्चे इस चीज का आकलन कर पाते हैं, जो गैप है, जो गैप है उसको भरने की क्षमता किन किन बच्चों में है, वो रीजनिंग क्वालिटी के अंदर आता है, रीजनिंग नॉलेज के अंदर आता है। समझ में आया आप लोग को मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं? आप 2 4 फिर ब्लैंक फिर 8 लिख दिए, तो उसमें 6 कितने बच्चों ने अपने दिमाग से लिखा? हर बच्चे नहीं लिख सकते हैं जिसको ये जानकारी नहीं होगी। ठीक है, आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं या फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, तो अभी मैंने शूटिंग की, मैंने मेरा गोल किक लगा, तो मुझे ऐसा होता है कभी कभी कि भाई फॉरवर्ड को ही गेंद पहुंचती है, हाँ या यस या नो, ये बताइए। वो कैसे होती है? वो एक सेटिंग के ऊपर होती है, वो सेटिंग बनाया होता है, वो कोच के द्वारा सब कुछ, एक रीजनिंग कैसे दूसरे गेम के प्लान को कैसे ब्रेक करना है, यही है ना रीजनिंग। बताइए, समझ में आ रही है कि नहीं, ये भी बताइए मुझे, यस या नो? आ रही है ना? मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि तार्किक क्षमता को बढ़ाने का, तार्किक क्षमता जो होती है उसको बढ़ाने का जो वो क्या बोलते हैं, जो ज्ञान दिया जाता है बच्चों को, वो रीजनिंग के अंदर आता है। समझ में आया स्वर्णा? अब आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस क्या लिखा है था लास्ट पॉइंट, मुझे बताइए, मैं भूल गया। बताइए बताइए, आप लोग लिखे हैं ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। सिस्टमैटिक सीक्वेंस,
अब हाँ म्यूट कर लेंगे। अब मुझे ये बताइए, ये सिस्टमेटिक सीक्वेंस सबसे लास्ट में मैंने लिखवाया था। अब इन सारी चीजों को अगर सीक्वेंस से आप नहीं करेंगे तो आप क्या पाएंगे बताइए? कुछ मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा ना। इसीलिए सिस्टमेटिक सीक्वेंस को बहुत ध्यान में रख के करना चाहिए कि अगर आपको चाय बनानी है तो सबसे पहले बर्तन को साफ करना होगा। बर्तन को साफ करने के बाद दूध की चाय बनानी है कि पानी की चाय बनानी है, ये आपको पहले डिसाइड कर लेना होगा। ये हाइपोथेसिस के अंदर आएगा, मैं भी बताऊंगा आपको। ठीक है, अगर दूध आ गया तो उसको गैस पे चढ़ाने से पहले गैस का बटन ऑन करना है। ये सिस्टमेटिक सीक्वेंस के अंदर जा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? सिस्टमेटिक सारे काम होंगे तभी ही आपको एक रिपोर्ट मिलेगी साइंटिफिक नॉलेज की। समझ में आई आपको सारी चीजें? ठीक है, हम आगे बढ़े, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च की तरफ चलते हैं। साइंटिफिक नॉलेज के अंदर सारी जो चीजें थी मैंने डिफाइन कर दी। अब चलते हैं मैं डेवलपमेंट के ऊपर कि डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च, डेवलपमेंट बहुत ही ब्रॉड एरिया है रिसर्च का। अच्छा, कोई एक स्टूडेंट मुझे बताए कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में अंतर क्या है? डेवलपमेंट और ग्रोथ में अंतर क्या है? नहीं बता पाएंगे? एक ठीक है, ग्रोथ एक समय तक चलने वाली प्रक्रिया और डेवलपमेंट मृत्यु तक चलने वाली, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यही है ना आप लोग का कहना? बताइए। ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू। आपका नाम? हाँ, बढ़िया 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 दिवाकर जी, बहुत बढ़िया। ये जो आपने बताया कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर, इन्होंने बताया कि एक ऐसी प्रक्रिया जो एक लिमिट समय तक होती है उसे ग्रोथ बोला जाता है, और जो जन्म से लेकर मृत्यु तक होती है उसे डेवलपमेंट कहा जाता है। तो डेवलपमेंट का मतलब, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया। अब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मैं कहने का क्या प्रयास कर रहा हूं। डेवलपमेंट और ग्रोथ समझ में आ रहा है आप लोग को? तो मैं डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च का प्रयास कर रहा हूं कि डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च होता क्या है। डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च है कि वो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे आपने कोई भी रिसर्च किया, ठीक है, जैसे आपने रिसर्च किया कि डिस्प्रिन ही एक ऐसी दवा है जिसको खाने से मसल्स इंडोरेंस होगा, मान लेते हैं। ऐसा चीज है नहीं, ये आप लोग मत कीजिएगा, मैं ये मानकर बता रहा हूं। तो ये जो प्रक्रिया है डिस्प्रिन की, जो चीजें हैं, ये डेवलप, हमारे मसल्स को डेवलप करता है। तो जब हम ये दवाइयां सब लोगों को देते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है या नहीं, ये बताइए, यस या नो? डेवलप। अब इसके साथ क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाएगा कि इसका इफेक्ट और बढ़ जाएगा? डिस्प्रिन के साथ क्या जोड़ा जाएगा? तो वो किस में आएगा? डेवलपमेंट के ऊपर आएगा। समझ में आया? यस या नो? समझ में आया? अब हम चलते हैं थोड़ा सा ग्राउंड से रिलेटेड में कि ग्राउंड से रिलेटेड डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। मैं जिगजैग करा रहा हूं, जिगजैग करा रहा हूं। फुटबॉल में जिगजैग एक रनिंग होती है, क्यों? क्योंकि प्लेयर को मुझे काटने होते हैं। ठीक है, अब जिगजैग के साथ मैं क्या मिक्स करूंगा कि हमारा गेम और भी डेवलप होगा? समझ में आया? अब जिगजैग के साथ मैं स्पीड वर्क कराऊंगा, लो या हाई, ये आप ध्यान देने का प्रयास करेंगे। अगर जिग जैग के साथ मुझे अपने एक चीज में जोड़ दिया कि स्पीड के साथ जिग जैग करनी है बच्चे, ठीक है, फिर उसका डेवलपमेंट होगा या नहीं, यस या नो? होगा ना। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च यही है कि अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। रिसर्च
डेवलपमेंट या डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च। समझ में आया कि डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च होता क्या है? रिसर्च हमेशा एक डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च एक ब्रॉड प्रक्रिया है, जो आप अगर कोई रिसर्च करके जाते हैं तो उसके साथ आपके साथ का ही बंदा, आपके पीछे का बंदा उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके उसको डेवलप कर देता है, उसको बढ़ा देता है। आपके रिसर्च को किस तरीके से घुमा देता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। समझ में आया कुलदीप? डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रिसर्च प्रॉब्लम, कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? कोई बताएगा कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल राइट। रिसर्च प्रॉब्लम है कि आपकी समस्याओं को ढूंढना, आपकी समस्याओं को ढूंढना और उसके ऊपर जो एक टॉपिक तैयार होता है, जो एक टॉपिक आप किसी भी क्षेत्र में हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, केमिकल हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, सारे चीज में एक प्रॉब्लम आती है ना। यहाँ तक कि आपके घर में भी एक प्रॉब्लम आती है, अरे यार एक गेस्ट आ रहे हैं, प्रॉब्लम हो गई, कितने के सिर में दर्द हो जाते हैं, एक प्रॉब्लम हो गई, अब गेस्ट आ रहे हैं, उसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कहाँ उठाना है, कहाँ बैठाना है, होता है ना। ये एक प्रॉब्लम हो जाती है ना, सबके घर में नहीं होती है लेकिन किसी किसी घर में हो जाती है ना। तो वही चीज है कि एक समस्याओं का जो एक टॉपिक तैयार होता है वो रिसर्च प्रॉब्लम कहलाता है। समझ में आया कि किसी भी समस्या का हम एक टॉपिक तैयार कर लेते हैं, चाहे वो कोई भी समस्या हो, वो रिसर्च प्रॉब्लम कहलाती है। अब वो रिसर्च प्रॉब्लम क्या करती है? जब वो रिसर्च प्रॉब्लम आप देख लिए, आपको समझ में आ गया, आपने टॉपिक तैयार कर लिया, तो रिसर्च प्रॉब्लम को ही हल करके रिसर्च सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। समझ में आया? रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम है कि रिसर्च सॉल्यूशन तक पहुंचने का एक प्रथम कड़ी ही रिसर्च प्रॉब्लम कहलाता है। आया समझ में आप लोग को? ठीक है, आगे बढ़े। अब साइंटिफिक नॉलेज हो गया, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च हो गया, रिसर्च प्रॉब्लम हो गया। अब रिसर्च हाइपोथेसिस पे आ गए। अब हमको रिसर्च प्रॉब्लम मिल गया, ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज भी मिल गया, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च ये भी मिल गया। अब हमको आता है कि रिसर्च प्रॉब्लम भी मिल गया, अब रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है? सब लोग जानते होंगे इसको, सब लोग में से मात्र एक लोग बताएंगे, मैं जिसका नाम ले रहा हूं वही बताएगा, ठीक है। शंकर, शंकर, शंकर डिस्कनेक्ट हो गए, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं होता है। रमेश बताइए, रिसर्च हाइपोथेसिस होती क्या है? आपको जो समझ में आता है, सही आता है, गलत आता है, आप बोलिए। यहाँ पे एक बार बोलिएगा ना, बहुत कुछ निकल के आएगा आपके अंदर से। आप बोलिए, या वो गलत हो कोई दिक्कत नहीं है यार, बोलिए रमेश। बिल्कुल बिल्कुल, राइट 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 रमेश, बहुत बढ़िया। परिकल्पनाओं का अध्ययन रिसर्च हाइपोथेसिस कहलाता है। अब मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि रिसर्च प्रॉब्लम का ब्लूप्रिंट बनाना ही रिसर्च हाइपोथेसिस कहलाता है, परिकल्पना कहलाती है। अब कैसे मैं बताऊं कि ये परिकल्पना होती क्या है, इसको उसके अंदर चलते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्च हाइपोथेसिस के अंदर परिकल्पना आ गई। अब परिकल्पना कहते किसे हैं? अब मैं बताऊं आपको, मैं इसका जवाब दूं कि हमको अपनी टीम को लेके जाना है चेन्नई। ये हमने सोच लिया कि हमको जूनियर 19 टीम को लेके जाना है चेन्नई दिसंबर में। ये मुझे प्रॉब्लम आ गई मेरे पास। अब मैं जो काम करूंगा, मैं जो ब्लूप्रिंट बनाऊंगा, मैं जो सोचूंगा, मैं जो सिस्टमेटिक सीक्वेंस रूप से एक जो काम करूंगा, वही हाइपोथेसिस कहलाती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा मैं क्या क्या करने जा रहा हूं। अब मैं करूंगा क्या, सबसे पहले मैं एक टेस्ट लूंगा, जो किन किन बच्चों को वो आती है, क्रिकेट खेलना आता है,
क्रिकेट खेल लिए, अब उसका एक प्रोग्राम बनाएंगे कि इसमें इतने बच्चे ने आया, इतने बच्चों का सिलेक्शन हो गया, उसके लिए एक कोच रखे जाते हैं। कोच रखने के बाद अब प्रैक्टिस कैसे करवानी है, मॉर्निंग करानी है, इवनिंग करानी है, मॉर्निंग इवनिंग या आफ्टरनून में भी करानी है, उनको क्या क्या डाइट देनी है, उनको हॉस्टल में रखना है या बाहर रखना है, इन सब चीजों के बारे में जो कल्पना करते हैं, समझ में आया, वही परिकल्पना कहलाती है, वही रिसर्च हाइपोथेसिस कहलाती है। और हम रिसर्च हाइपोथेसिस इसमें ये भी करेंगे कि हम वहां से जीत के आएंगे, यही हम सोच के जाते हैं, टीम के साथ जाते हैं कि नहीं, यस या नो? हाँ, हम ये सोच के पहले ये परिकल्पना हमारे कोच के अंडर में रहती है कि हम वहां से जीत के आएंगे, ये एक परिकल्पना अपने दिमाग में होती है और हम उसके ऊपर काम करने जाते हैं। वो जीतना और हारना वो बात की बात है, लेकिन वो जो सोच के जाते हैं वही कल्पना ही परिकल्पना कहलाती है, रिसर्च हाइपोथेसिस के अंडर में आता है। समझ में आया रिसर्च हाइपोथेसिस? फिर से बताऊं या आगे बढ़ूं? कुलदीप बताइए। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, रिसर्च हाइपोथेसिस कहते किसे हैं कि परिकल्पना को ही रिसर्च कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। आप परिकल्पना के अंदर हम किसी भी काम को करने से पहले जो कल्पना करते हैं, जो हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसे रिसर्च हाइपोथेसिस कहा जाता है। अब ब्लूप्रिंट के अंदर मैं चलूं तो मैं बताऊं कि अगर हमें यहां से इलाहाबाद जानी है तो उसके लिए क्या करना होगा? मुझे पहले टिकट देखनी होगी, मोबाइल उठाना होगा, मोबाइल उठाने के बाद मुझे सीट देखनी होगी, किस ट्रेन में कितनी सीट है, उसके बाद अपना बैंक बैलेंस देखना होगा कि बैंक बैलेंस है कि नहीं है, नहीं है तो मुझे भाई से लेनी होगी, किसी तरीके से अरेंज करनी होगी ना, कि नहीं कुलदीप? बताइए, यस या नो? है ना? ये सब चीज जो सोचते हैं, जो हम करते हैं, वही हाइपोथेसिस कहलाती है। क्लियर हुआ या नहीं? चलिए अब माइक म्यूट कर दीजिएगा। अब रिसर्च हाइपोथेसिस हो गई, अब हम आगे चलते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर। अब मुझे करना है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी होता क्या है। रिसर्च मेथोडोलॉजी वो है कि जो समस्या मुझे समाधान तक पहुंचने के लिए जो हम मेथोडोलॉजी लगाते हैं, जो जिस विधि का हम प्रयोग करते हैं, वही हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी कहलाती है। जैसे मुझे किसी को फाइट करनी है, किसी को मारना है, जान से मारना है, ये जान लीजिए, मान लेते हैं कि हमको किसी को जान से मारना है, तो उसमें किस विधि का प्रयोग करेंगे? उसका गला दबाएंगे, उसको शूट आउट करेंगे, या दो चार लोग मिलके मारेंगे? ये जो मेथोडोलॉजी है ना, ये जो विधि अपनाते हैं, वो रिसर्च मेथोडोलॉजी। किसी भी प्रॉब्लम में जो विधि आप अपनाते हैं वो रिसर्च मेथोडोलॉजी कहलाती है। समझ में आया? या अगर हमें रिसर्च करनी है कि फिजिकल एजुकेशन में चलें कि मसल्स, वॉलीबॉल के प्लेयर्स का मसल्स ज्यादा स्ट्रांग है या फुटबॉल के, ठीक है, तो उसमें जो भी चीज उपयोग करेंगे, उसमें जो विधि लगा के हम लेते हैं, जैसे स्क्वाट ले लेंगे या पुशअप ले लेंगे या सिटअप ले लेंगे, तो वो जो लगाए ना, वो कुछ जो चीज आप वेरिएबल्स लगाए उसमें, उसकी जिस तरीके से उसको करते हैं वही मेथोडोलॉजी कहलाती है। कौन सी विधि आपने उसको लगा के उसको साइंटिफिक रूप में आपने अपने पास डाटा को कलेक्ट किया, वो मेथोडोलॉजी कहलाती है। समझ में आया? क्लियर या नहीं? स्वर्णा, सुषमा, अजय, क्लियर है? ठीक है, जिस विधि का प्रयोग करते हैं वो रिसर्च मेथोडोलॉजी कहलाती है। ठीक है, चलिए अब रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गई। अब रिसर्च टेक्नोलॉजी, ये क्या होती है? कोई बताएगा कि रिसर्च टेक्नोलॉजी क्या होगी भाई? जी जी, बिल्कुल डियर, राइट। आप कैसे खाओगे वो आपको डिपेंड करेगा, आप दोनों हाथ से खाओ या एक हाथ से खाओ या चम्मच से खाओ,
वो आप डिसाइड करोगे ना कि आपको खाना कैसे है, किस रूप में आपको खाना है, कि आपके ऊपर निर्भर करता है और आपके जो गाइड है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका रिसर्च में कौन सी मेथोडोलॉजी लगेगी। बिल्कुल राइट बोले हो आप, समझ में आया? या गुड। अब मुझे थोड़ा रिसर्च टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग में से कोई भी बताओ कि रिसर्च टेक्नोलॉजी होती क्या है, रिसर्च टेक्नोलॉजी है क्या? कोई बताएगा या मैं बताऊं? फिर से बताइए, रिपीट प्लीज। जी जी, ठीक है। तकनीक को, अच्छा ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूं कि रिसर्च टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं इक्विपमेंट। अगर मान लीजिए कि 100 मीटर मुझे रनिंग करानी है तो उसकी जो टाइमिंग लेनी होगी वो कैसे लेंगे? किसी टेक्नोलॉजी के अंदर लेंगे ना, यस या नो? टेक्नोलॉजी के अंदर ही मुझे लेना होगा क्योंकि उसके लिए मुझे इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी, वो सॉरी वो भी एक ऑथेंटिक रिलायबल इक्विपमेंट की जरूरत होगी। एक जो कंपनी होगी वो रिलायबल होगी, उसके अंदर उसके पास कोई टेक्नोलॉजी होगी, वो टेक्नोलॉजी हम लेंगे और फिर उसका जो मापन उसमें दिखाएगा वो हम अपने पास नोट करते हैं। तो टेक्नोलॉजी जैसे हम अगर बायोमैकेनिक्स में देखें तो छोटी छोटी चीजों को जो हमें डाटा लेना पड़ता है, जैसे उसकी एक्शन पे काम करना पड़ता है, उसके स्टार्ट लेंथ पे काम करना होता है और उसकी हाइट पे काम करनी होती है, तो उसके लिए मुझे कैमरे की आवश्यकता होती है, स्टैंडर्ड कैमरे की आवश्यकता होती है। तो वो जो स्टैंडर्ड कैमरे का जो हम यूज करते हैं तो वो हमें रिसर्च टेक्नोलॉजी से मिलते हैं। वो समय समय पर जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी रिसर्च के द्वारा उत्पन्न हुई है तो उसकी सोर्स जो हमें पहुंचती है, जो हम लेते हैं और उसके बाद हम अपने रिसर्च को पूरा करते हैं, वो रिसर्च टेक्नोलॉजी से पूरा करते हैं। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। तो रिसर्च टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी इक्विपमेंट है या जो चीज रिसर्च टेक्नोलॉजी आप कहीं से लिए और उसका यूज किए और यूज करने के बाद आपके रिसर्च में क्या आया, वो रिसर्च टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इक्विपमेंट रिलायबल होनी चाहिए, जो कंपनी से आप ले रहे हैं इक्विपमेंट वो भी कंपनी रिलायबल होनी चाहिए, ये जान लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल। अब मैं आप लोग को भी अगर रिसर्च करने जाते हैं तो जो भी आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो अपने गाइड से पूछ लीजिएगा कि उस यूनिवर्सिटी में उसको माना जाता है या नहीं माना जाता है, ये जरूर से ध्यान रखिएगा। नहीं तो बार बार प्रश्न उठेंगे, भैया आप इक्विपमेंट कौन सा लगाएं, किस कंपनी का लगाए हैं, इस कंपनी का तो लगाना ही नहीं था। फिर चलिए 2 साल फिर पीछे जाइए, फिर करिए रिसर्च आप। ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अब आ गए हम डाटा कलेक्शन के ऊपर कि अब डाटा कलेक्शन क्या होता है कि नहीं? डाटा कलेक्शन होता है कि जो भी आप लेते हैं दूसरे से, ठीक है, जैसे आप दूसरे से कहने का मतलब कि आप अपने सब्जेक्ट से जो स्टैटिक्स का प्रयोग करके, नंबर का प्रयोग करके जो आप डाटा, समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताइए? डाटा का कहने का मतलब मेरा साफ साफ कहने का मतलब है कि जहां भी आप जो रिसर्च कर रहे हैं तो उससे जो सांख्यिकीय रूप में आपके पास जो प्राप्त होता है, जिसके ऊपर आपको यह आकलन करना पड़ता है, वो डाटा कहलाता है। समझ में आया? हेलो, आवाज डबल आ रही है अब? हेलो, अभी तक तो ठीक है। और कोई अपना माइक ऑफ कीजिए। माइक ऑफ कीजिए, कोई दिक्कत होता है? ठीक है, माइक माइक ऑफ कीजिए।
दिवाकर माइक ऑफ कीजिए। कोई नहीं, डाटा कलेक्शन का मतलब समझ में आया कि आप जो भी सब्जेक्ट का जो भी सांख्यिकीय रूप आप अपने पास रखते हैं, प्राप्त करते हैं, उसे हम डाटा कहते हैं। जो भी आप रिसर्च करने जा रहे हो तो उसमें कोई नंबर मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ नंबर के स्रोत मिलेंगे जिसका यूज करके हम स्टैट का प्रयोग करते हैं उसमें, उसके बाद हम किसी निश्चित परिणाम पे पहुंचते हैं। तो वो जो परिणाम पर पहुंचने के पहले आपके पास जो एकत्र आंकड़े होते हैं उसे हम डाटा कलेक्शन कहते हैं। समझ में आया? डाटा कलेक्शन बताइए। हेलो राकेश, क्या? हाँ, इंफॉर्मेशन बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि जो अब डाटा कलेक्शन इंफॉर्मेशन आप कैसे बोल सकते हैं? इंफॉर्मेशन को आप स्टैट कैसे लगाएंगे इंफॉर्मेशन में? नहीं बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन को। इंफॉर्मेशन में स्टैट कैसे यूज होगा मुझे बताइए। हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं नंबरिंग रूप में आना होगा, आपके डाटा को आंकड़ों के रूप में लाना होगा। जैसे आप साइकोलॉजिकल किसी का आप क्वेश्चन आयर के थ्रू आप उसके साइकोलॉजी को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस एज में उसकी साइकोलॉजी। हेलो हेलो हेलो, आवाज आया? अब ये बताइए कि अगर इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट किए, ठीक है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे? बिना स्टैट के हो सकता है क्या? डिस्क्राइब करके हो सकता है क्या? कोई मानेगा आपके डिस्क्राइब को? आंकड़ों के आधार पे ही करेंगे ना, तो उसको फिर डाटा के रूप में, वो डाटा इंफॉर्मेशन को डाटा बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन आंकड़ों के रूप में ही होगा। उसको स्टैट उसमें लगाने के लिए मुझे नंबर के रूप में उसे लाने होंगे, उसके बाद हमें स्टैट लगाने होंगे। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ बताइए। ठीक है, बताइए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल होगी। तो आपका प्रश्न यही। हाँ। हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बताते हैं, आप जहां तक पहुंचे ना उसके एक कदम और आगे जाइए। आप गुड, बेटर और वेरी गुड या एक्सीलेंट ऐसा देते हैं ना? आप देते हैं ना? यस या नो, ये बताइए। अब उसमें करते क्या है रिसर्चर कि उसको डाटा पर लाने के लिए उसमें गुड को 1 बोलते हैं, बेटर को 2 बोलते हैं, वेरी गुड को 3 बोलते हैं, एक्सीलेंट को 5 बोलते हैं। इस तरीके से वो नंबरिंग ऊपर दे देते हैं। समझ में आया? अब उसको नंबर को ले लेते हैं, जैसे 10 लड़के हो गए तो 10 लड़के गुड 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 गुड, उसकी संख्या ज्यादा हो गई तो कितने हो गए? 5। 10 में 5, जब 5 निकल के आ गए तो 5 नंबर हो गए। 5 को कलेक्ट करेंगे तो 5 जो किस 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 चीजों से बन के आया? 1 1 1 1 1 1। समझ में आया? तो 5 देखते ही ये समझ में आ जाएगा ये गुड है। अब समझ में आया आपको डाटा कैसे बना? वहां से क्लियर है? उसमें डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, उसको डाटा पे के रूप में लाना ही होगा। उसके बाद ही इंटरप्रिटेशन के लिए हम आगे निकलेंगे, या उस पे स्टैट उसके बाद ही लगेगा। समझ में आ गया? चलिए अब एनाला अरे अरे, वेलकम वेलकम डियर, अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ी देर और है। कहीं बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग? चलो एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, सुनो, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आप लोग को। तो एक सांप था। शाम के समय में अपना एक सांप था रोड पे, और बगल में बढ़ई की दुकान थी। जब बढ़ई की दुकान थी
तो अपना दुकान बंद करके चला गया, बढ़ई दुकान बंद करके चला गया। तो सांप को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। बहुत बारिश होने लगी, बहुत बेचारा इधर उधर देखा तो कुछ समझ में नहीं आया, चारों तरफ वही था। तो बढ़ई की दुकान में वो घुस गया, तो बढ़ई की दुकान में वो सेफ हो गया, बारिश से सेफ हो गया। अब उसको भूख लगी, और बढ़ई की दुकान में आप देखते होंगे कि जो भी चीजें होती हैं वो लोहा की होती है और लकड़ी की बनी हुई होती है, ठीक है। लोहा और लकड़ी की बनी हुई चीजें होती हैं कि नहीं, यस या नो, ठीक है। अब उसे मिल गई एक कुल्हाड़ी जिसमें लोहा भी था और लकड़ी भी था। अब इनको लगी थी भूख तेज, इनको आ रहा था गुस्सा, बहुत गुस्सा आ रहा था सांप को। अब ये करे तो करे क्या, ये उसमें कुल्हाड़ी में अपने आप को लपेटे और कुल्हाड़ी के ऊपर ही अपना मुंह मार दिए। अब इनको और भी गुस्सा आ गया, अब करे तो करे क्या। अब क्या हो गया, ये गुस्सा तो आ गया, इनका मुंह कट गया। गुस्सा आया, इनका मुंह कट गया, वो वहीं पड़े रहे। सुबह में आए, वो थोड़ी जीवित थे। गुस्सा, सांप जीवित था, थोड़ा कटा था तो जीवित था, लेकिन भाग नहीं सकता था क्योंकि वो कट गया था। सुन रहे हैं, मेरी आवाज जा रही है आप लोग तक? हेलो, आवाज जा रही है? अब वो जो कट गए थे उसकी वजह से वो भाग नहीं पाए। सुबह आया, बढ़ई अपना दुकान खोला, वो देखा नीचे सांप, वो भयभीत हो गया। वो सांप छटपटा रहा था, गुस्सा था उसके अंदर। अब उसने कुल्हाड़ी को अपने आप में लपेटा, कुल्हाड़ी गिरा, ये बेचारे कट गए। गुस्सा था इसके अंदर। ये देखें बढ़ई राम आए तो इन्होंने उसको पकड़ के मार दिया और मार के फेंक दिया बाहर। अब आप में से कोई बता सकता है कि यहाँ सांप ने क्या गलती किया? बता सकता है कोई? नहीं बता सकता है? मैं बताता हूँ। यस, गुड। इसलिए जिंदगी में गुस्सा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल कूल रहिए, बिल्कुल कूल माइंड, बिल्कुल कूल माइंड रहिए। अपने आप को कभी गुस्सा नहीं, कभी गुस्सा है ना तो बोल दो कि कल करेंगे गुस्सा, आज नहीं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने ऊपर, अपने सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं। अब लास्ट वन था 8th वन की एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। अब जो डाटा कलेक्शन मैंने कर लिया, डाटा कलेक्शन करने के बाद एनालाइज कर रहे हैं, एक एक को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का मतलब कि एक में देखते हैं ये डाटा ठीक है या नहीं है, इसको ठीक है इसको साइड में रखो। 1 में ये आ गया, 2 में ये आया, 3 में ये आया। एनालाइज कर दिए, सबको अलग अलग कर दिए कि हाँ गुड में इतने आ गए, बेटर में इतने आ गए, एक्सीलेंट में इतने आ गए। अब क्या करते हैं, एनालाइज तो मैंने कर दिया, सबको सीक्वेंस कर दिया, एनालाइज करके रख दिया, सॉरी। अब वो करने के बाद इंटरप्रिटेशन करते हैं कि ये जो सारी चीजें मैंने की है, ऊपर से लेके नीचे तक, प्रॉब्लम से लेके सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए जो हमने सीक्वेंस अपनाया है, मेथोडोलॉजी अपनाई है, हाइपोथेसिस अपनाई है, डाटा कलेक्शन किया है, तो इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। क्या यह गुड है या वेरी बैड है या बेटर है, उसको करने के लिए इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन करने का मतलब कि हम अब उसको देखेंगे किसी दूसरे से कंपेयर करके, कि हमने अगर 2 दवाइयां एक लोग को यूज करने के लिए दिया है तो एक को कौन सी दवाइयां ज्यादा इफेक्टिव है, वो कैसे करेगा, हो पाएगा? या 2 चीजें लगेगी उसमें, एनालाइज और इंटरप्रिटेशन, दोनों लगेगी तभी तो हमको रिजल्ट मिल पाएगा ना। बताइए स्वर्णा, समझ में आया? हम एनालाइज करेंगे और इंटरप्रिटेशन करेंगे। अगर 2 दवाइयां 2 लोग को मैंने दे दी तो किसको कितना फायदा पहुंचा, इसको करने के लिए मुझे एनालाइज करना होगा, उसके बाद मुझे इंटरप्रिटेशन करना होगा, तब मुझे रिजल्ट मिल गया। अब जब मुझे रिजल्ट मिल गया तो राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट, उसके बाद सारे को मुझे एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी कि हमने प्रॉब्लम ये लिया था, मैंने हाइपोथेसिस ये लगाई थी, मैंने मेथोडोलॉजी ये लगाई, मैंने टेक्नोलॉजी ये यूज किया, डाटा कलेक्शन ऐसे किया, उसके बाद मैंने एनालाइज इस तरीके से किया, इंटरप्रिटेशन ये किया, रिजल्ट ये हो गया। अब मैं उसको रिसर्च रिपोर्ट को लिख रहा हूं, ठीक है, समझ में आया? राइटिंग एंड रिसर्च रिपोर्ट,
क्लियर है या और कुछ बताइए, इसमें आपको क्या नहीं समझ में आया? 2-3 चीज छूट रही हैं इसमें, अभी मैं अभी बता दूंगा, 5 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। लिमिटेशन डिलिमिटेशन छूट रहा है इसमें, ठीक है, वो स्कोप के अंदर नहीं आता है, वो अलग आता है, वो रिसर्च में ही किए जाते हैं। लिमिटेशन वो होता है कि ऐसी चीजें लिमिटेशन के अंदर आती हैं जो आपके लिमिट में ना हो, वो लिमिटेशन के अंदर आती है। स्वर्णा, एम आई राइट या नो? जो चीज आपके बस में ना हो वो लिमिटेशन के अंदर आएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बस छोटी सी चीज है जो आपके बस में ना हो, जो आपकी ताकत में ना हो, आपकी मुट्ठी में ना हो, जिसको आप पर आपका अधिकार जिसमें ना हो, वो लिमिटेशन के अंदर आता है। और डिलिमिटेशन होता है जिसमें आपका आधिपत्य हो, आपका राज हो। जैसे एक बैट्समैन के ऊपर आप क्या लिमिटेशन और डिलिमिटेशन कर सकते हैं, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर वो घर पे है तो आप अपने रिसर्च में लिखा है कि मैं डेली उसको 30 बॉल खिलाऊंगा, बॉलिंग करवाऊंगा, मात्र 30, तो क्या है, उस पर आपका डिलिमिटेशन है, आपका उस पर अधिपत्य है कि मैं इसको 30 बॉल दूंगा, मैं इसको 1 बोतल पानी डेली दूंगा, ये लिमिटेशन हो गया। मैंने अपने स्टडी में 30 बच्चों को रखा, ये डिलिमिटेशन हो गया कि इतने ही बच्चों पर उस पर मेरा अधिपत्य है ना? बताइए यस या नो? हाँ ठीक है, उस जिस पर आपका अधिकार होता है वो डिलिमिटेशन कहलाता है। जिस पर आपका अधिकार है कि हम मुझे ये चीज करानी, इसको 1 बोतल पानी देना है ग्राउंड के समय, मुझे 30 बॉल खिलानी है, मुझे इतने इस मॉर्निंग टाइम में इसको बुलाना है, ठीक है। अब बताइए कि उसका डिलिमिटेशन क्या हो सकता है? डिलिमिटेशन ये हो सकता है कि खेलने के बाद उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, वो डिलिमिटेशन है, सॉरी लिमिटेशन के अंदर आता है। तो उसकी लाइफ स्टाइल क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। वो स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, कहीं जा रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो लिमिटेशन के अंदर रख दो, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। वो उसकी स्लीपिंग टाइम कितनी है, उसका डाइट क्या है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो लिमिटेशन के अंदर रहता है। लेकिन ये सब स्टडी के अनुसार ही ये डिसाइड करते हैं। ये मैं बस ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो आपके अधिपत्य में है वो डिलिमिटेशन है, और जो आपके अधिपत्य में नहीं है वो लिमिटेशन है। समझ में आई? क्लियर हो गई? क्लियर हो गई या नहीं, ये बताइए सब लोग। अजय, लिमिटलेस, नहीं बाबू, डिलिमिटेशन एक ऐसी है जिसको आपको सीमांकन करना होता है। हाँ अपोजिट है बिल्कुल। जैसे आप अगर कोई रिसर्च करने जाओगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और सब्जेक्ट में वो डिलिमिटेशन में लिखना होगा कि आपने 180 सब्जेक्ट लिया या 30 सब्जेक्ट लिया या 40 सब्जेक्ट लिया, आपको डिलिमिटेशन में ये मेंशन करना होता है। जब तक आप मेंशन नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। कोई भी गाइड आपको आगे बढ़ने की परमिशन नहीं देगा। आपने सब्जेक्ट कितने लिए, सब्जेक्ट को किस तरीके से क्या डिलिमिटेशन दे रहे हो, उसको क्या क्या डाइट दे रहे हो, अगर डाइट से रिलेटेड आपका रिसर्च वर्क है तो, अगर नहीं है तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। समझ में आया? हेलो, चलिए अब हमको आप लोग बता दीजिए कि मैंने आप अभी तक क्या पढ़ाया स्कोप ऑफ रिसर्च में। थोड़ा सा कोई भी एक लोग बता देंगे मैं समझ जाऊंगा। बताइए कोई भी एक लोग, नोट किए हैं या नहीं किए हैं? ठीक है, ठीक है, गुड, 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 डिकोड, गुड, बढ़िया। अब यस गुड, कस्टम,
गुड गुड गुड, यस, गुड। इसमें से किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, कोई भी सवाल इससे रिलेटेड हो। कोई सवाल नहीं है? क्लियर है सब कुछ? ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने टाइम दिया, इतने अच्छे से सुना, और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग को सब कुछ क्लियर होगा रिसर्च स्कोप के बारे में, स्कोप ऑफ रिसर्च के बारे में, आई मीन। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू डियर, थैंक यू डियर, ओके।